नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है एनसीईआरटी एजुकेशन लैब में। तो आज का टॉपिक है जैक मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट 4, झारखंड मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट 4 क्लास 10th का साइंस। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। यदि आप 2021 में बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं और अच्छे अंक से पास करना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, यह आपका बहुत हेल्प करेगा। तो खंड ये है भौतिकी एवं रसायन। तो बहुविकल्पीय प्रश्न है। पहला क्वेश्चन है, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। ऑप्शन ए है 3 × 10 के घात 8 मीटर प्रति सेकंड, और बी है 3 × 10 के घात 8 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, और सी है 3 × 10 के घात 8 किलोमीटर प्रति सेकंड, और डी है 3 × 10 के घात 8 मिलीमीटर प्रति सेकंड। तो आप लोग इसका सही आंसर जरूर जानते होंगे कि इसका कौन सा सही होगा। इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर ए, 3 × 10 के घात 8 मीटर प्रति सेकंड, या इसको कह सकते हैं 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। अब है क्वेश्चन नंबर 2, ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को डॉट डॉट कहते हैं। ऑप्शन ए है मुख्य अक्ष, बी परावर्तित रेखा, और सी आपतित किरण, और डी इनमें कोई नहीं। तो ध्रुव और मुख्य अक्ष को ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं दोस्तों? तो ये देखिए, ये हो गया दर्पण। कोई भी दर्पण बना लीजिए और इसकी बीच की बिंदु को, मध्य बिंदु को कहते हैं ध्रुव, और वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिला दिए, इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं मुख्य अक्ष। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मुख्य अक्ष। अब है 3 क्वेश्चन, प्रकाश तरंग उदाहरण है। प्रकाश तरंग किसका उदाहरण है? ए ध्वनि तरंग का, बी विद्युत चुंबकीय तरंग का, और सी पराबैंगनी तरंग का, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, विद्युत चुंबकीय तरंग का प्रकाश तरंग उदाहरण है। तो चौथा क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? ए 16 × 10 के घात 19 कूलाम, और बी है 0.16 × 10 के घात 19 कूलाम, और सी है 16 × 10 के घात -19 कूलाम, और डी है 1.6 × 10 के घात -19 कूलाम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 1.6 × 10 के घात -19 कूलाम। अब है 5 क्वेश्चन, एलपीजी का मुख्य अवयव है। एलपीजी का मुख्य अवयव क्या होता है? ऑप्शन ए है नॉर्मल ब्यूटेन एवं आइसोब्यूटेन, और बी है हाइड्रोजन, सी है कार्बन डाइऑक्साइड एवं अमोनिया, और डी है पेंटेन। तो इसमें इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, नॉर्मल ब्यूटेन एवं आइसोब्यूटेन। अब है क्वेश्चन 6, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। ए CaSO4 × ½ H2O, और बी CaSO4 × 2 H2O, और सी है CaOCl2, और डी है CuSO4 × 5 H2O। तो CaSO4 × ½ H2O होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 × ½ H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस का। और ये जो ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों, CaSO4 × 2 H2O, इसको कहते हैं जिप्सम। इसको कहते हैं। और CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसको कहते हैं। इसका नाम है, रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और इसको साधारण नाम से इसको पुकारते हैं, इसको साधारण नाम कहते हैं विरंजक चूर्ण। अब है 7 क्वेश्चन, शल्य चिकित्सक में टूटी हड्डियों के लिए प्रयुक्त होने वाले रासायनिक पदार्थ है। ए जिप्सम, बी है धोने का सोडा, सी प्लास्टर ऑफ पेरिस, डी काली चूना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसका सूत्र होता है CaSO4 × ½ H2O, इसको टूटी हुई हड्डी के लिए, उसको जोड़ने के लिए प्रयुक्त होता है, यानी कि उपयोग होता है। अब है क्वेश्चन 8, अम्लीय विलयन का pH मान होता है। ए 1, बी 7 से कम, सी 7 के बराबर, डी 7 से अधिक। तो अम्लीय विलयन का pH मान पूछा है, तो अम्लीय विलयन का pH मान होता है 7 से कम। ऑप्शन बी सही होगा, 7 से कम। और 7 के बराबर होता है उदासीन का। ये जो ऑप्शन सी है 7 के बराबर, ये उदासीन का है। और डी है 7 से अधिक। 7 से अधिक होता है क्षारीय का। अब है क्वेश्चन 9, दीवारों पर सफेदी करने के लिए किसका उपयोग होता है? ए CO3, बी CaOH का हल्टोवाइस, और सी
CO3 का होल थ्राइस और डी है CaSO4। तो दीवारों की सफ़ेदी करने के लिए होता है दोस्तों चूना का उपयोग होता है। और चूना का रासायनिक सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइस। ये है बिना बुझा हुआ चूना, और इसको बुझा के CaO बनाया जाता है, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड बनाया जाता है। इसी से सफ़ेदी यानी कि पेंट किया जाता है दीवार को। अब है क्वेश्चन 10, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को मिलाने पर किस रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है? ए नीला, बी हरा, सी सफ़ेद, डी भूरा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी सफ़ेद। अवक्षेप प्राप्त सफ़ेद होता है। तो अवक्षेप क्या होता है? जो जल में न घुले, जो जल में अविलेय हो, उसे अवक्षेप कहते हैं। अब है दोस्तों खाली स्थानों को पूर्ति कीजिए। तो 11 क्वेश्चन है, धारा का एसआई मात्रक ... होता है। तो धारा का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों? धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर। विद्युत चैप्टर का जो विद्युत चैप्टर है 12 पार्ट साइंस में, उसका हम बना दिए हैं मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से देख लीजिएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। देखिए एक क्वेश्चन उसमें से जरूर 1-2 क्वेश्चन जरूर आएगा। धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, जिसको ए से निरूपित करते हैं, इसको एम्पियर कहते हैं दोस्तों। इसको हो जाएगा एम्पियर। अब 12 क्वेश्चन है, हीरा एवं ग्रेफाइट कार्बन के ... है। तो हीरा और ग्रेफाइट कार्बन का क्या है? तो अप्रूप है। इसका हो जाएगा दोस्तों अप्रूप। अप्रूप किसे कहते हैं? आप लोग कमेंट में बताइए दोस्तों कि अप्रूप किसे कहते हैं। अब है 13 क्वेश्चन, वास्तविक प्रतिबिंब तथा आभासी प्रतिबिंब में अंतर लिखे। 1 नंबर का क्वेश्चन है, वास्तविक प्रतिबिंब तथा आभासी प्रतिबिंब में अंतर लिखना है। एक भी अंतर लिख दीजिएगा तो इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका उत्तर आप लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर। तो पहला अंतर है, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जा सकता है और आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं लिया जा सकता है। तो बिल्कुल सही बोला दोस्तों। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है और आभासी प्रतिबिंब जो है वो पर्दे पर नहीं लिया जा सकता है। केवल आभास होता है कि यह प्रतिबिंब बना है, उसको पर्दे पर हम नहीं दिखा सकते हैं। अब है 14 क्वेश्चन दोस्तों, उत्तल दर्पण के उपयोग लिखे। बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया है। उत्तल दर्पण का उपयोग लिखना है। 1 नंबर का है, एक उपयोग लिख दीजिएगा तो हो जाएगा। तो इसका उपयोग है वाहन के साइड मिरर के रूप में। वाहन के साइड मिरर यानी कि पश्च दृश्य, पीछे देखने के लिए साइड मिरर के रूप में उपयोग किया जाता है वाहन में। अब है 15 क्वेश्चन, सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है तथा मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस उपस्थित रहता है? तो सवाल कह रहा है सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, यानी कि आप कम से कम कितने नज़दीक की वस्तु को देख सकते हैं। तो उत्तर लिख सकते हैं, सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। आप 25 सेंटीमीटर की नज़दीक की वस्तु को देख सकते हैं। और मानव नेत्र में अवतल लेंस का उपयोग होता है। आप लोग जानते करते हैं, मानव नेत्र में उत्तल लेंस उपस्थित रहता है। अब है 16 क्वेश्चन, सूचक क्या है? एक प्राकृतिक सूचक तथा एक गंधीय सूचक का उदाहरण दे। 2 नंबर का क्वेश्चन है, सूचक क्या है? एक प्राकृतिक और गंधीय सूचक का उदाहरण देना है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका उत्तर है, जिस युक्ति से हम अम्ल तथा क्षार का पता लगाते हैं उसे सूचक कहते हैं। जैसे कि प्राकृतिक सूचक का उदाहरण है लिटमस पत्र और हल्दी। जब अम्ल को हम लिटमस पत्र पर डालते हैं तो नीला को लाल कर देता है, उसी प्रकार से हल्दी भी है। और गंधीय सूचक जिसके गंध से पता लगता है कि ये अम्ल है या क्षार है, जैसे प्याज या लौंग, ये भी सूचक है या अम्ल और क्षारीयता का पता इस भी लगाता है। अब 17 क्वेश्चन है, संतरा तथा टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, संतरा तथा टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो उत्तर है, संतरा में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है और टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। विद्यार्थियों आप लोग ध्यान दीजिएगा, संतरा में सिट्रिक अम्ल और टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल। अब है 18 क्वेश्चन, जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में डालने से क्या होता है? इसकी रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। तो इसकी रासायनिक अभिक्रिया है, आयरन का सूत्र होता है Zn और
आयरन सल्फेट का होता है FeSO4। तो इसको जब इससे अभिक्रिया कराएंगे तो बनेगा ZnSO4 यानी कि जिंक सल्फेट और आयरन। तो इसको लिखना है कि क्या होता है, लिखना भी है तो लिख दीजिए। जिंक को आयरन सल्फेट से अभिक्रिया कराने के बाद जिंक सल्फेट तथा आयरन प्राप्त होता है। अब है 19 क्वेश्चन, जीवाश्मी ईंधन क्या है? प्रमुख जीवाश्म ईंधन कौन कौन है तथा जीवाश्म ईंधन की क्या हानियां हैं? तो उत्तर है जीवों के अवशेष से प्राप्त ईंधन को जीवाश्म ईंधन कहते हैं और कोयले एवं पेट्रोलियम इसका प्रमुख उदाहरण है। ये तो आप लोग जानते ही हैं। और इसका हानि यह है कि इसको जलाने पर CO2 तथा SO2 गैस निकलता है, जो गैस निकलती है जो पर्यावरण को प्रदूषित करता है। तो इसके कार्बन डाइऑक्साइड कितना हानिकारक गैस है आप लोग जानते ही हैं। तो यही जो निकलता है पेट्रोलियम और कोयला को जलाने पर निकलता है, तो यह पर्यावरण को प्रदूषित करता है। अब 20 है, एक विद्युत परिपथ कार्य खींचे तथा श्रेणी क्रम में संयोजित करने के स्थान पर वैद्युत युक्तियों को पार्श्व क्रम में बैटरी से संयोजित करने से क्या लाभ है? तो क्या लाभ है पहले देखते हैं। पार्श्व क्रम में बैटरी से युक्ति को जोड़ने से यह लाभ है कि पार्श्व क्रम में जोड़ना है, तो पार्श्व क्रम में बैटरी से युक्ति को जोड़ने से यह लाभ है कि हम इच्छा अनुसार युक्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि परिपथ को इच्छा के अनुसार ऑन ऑफ कर सकते हैं। लेकिन यदि श्रेणी क्रम में होगा तो इस श्रेणी क्रम में ऐसे होता है, जैसे कि ये युक्ति हो गया, इस श्रेणी क्रम में होता है, इस श्रेणी क्रम में होता है। और यहाँ मान लीजिए कि आप स्विच लगा दीजिए, तो इसको बंद कीजिएगा तो पूरा परिपथ बंद हो जाएगा, इसलिए इसमें नहीं जोड़ा जाता है, इसलिए समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। एक परिपथ आरेख भी बनाना है, तो इसको लिखिए बल्ब, ये बल्ब है। परिपथ में नाम लिखना ना भूलिएगा। और ये है एमीटर, एमीटर जो धारा मापता है उसे एमीटर कहते हैं। और ये है स्विच, इसको लिखिए स्विच। और ये है बैटरी, ये लिख दीजिए बैटरी। अब है निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए, बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। तो 21 है, ए Fe प्लस H2O बनाता है Fe3O4 प्लस H2, और बी है Na प्लस O2 बनाता है Na3O, और सी है K प्लस H2O बनाता है KOH प्लस H2, और डी है N2 प्लस H2 बनाता है NH3। तो पहला है Fe प्लस H2O बनाता है Fe3O4 प्लस H2, तो इसका संतुलित समीकरण होगा 3Fe प्लस 4H2O बनाता है Fe3O4 प्लस 4H2। इसको आप लोग देख सकते हैं, इधर Fe3 है और यहाँ भी Fe3 है, और H2 है 4 दूना के 8, H2 है, H है यानी कि हाइड्रोजन है 8 वो, और A है 8 भी, A भी है 4 दूना के 8, और O है 4, और इधर भी O है 4। ये 4 सभी के लिए है, H2 के लिए भी है, H के लिए भी है, और ऑक्सीजन के लिए भी है। तो ये 4 गो ऑक्सीजन इधर हो गया। अब बी है Na प्लस O2 बनाता है NO3O, तो इसका संतुलित समीकरण होगा 6Na प्लस O2 बनाता है 2Na3O। तो यहाँ ऑक्सीजन 2 है और यहाँ भी 2 है, और 6Na सोडियम यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे 3 दूना के 6 यहाँ भी है। अब है K प्लस H2O बनाता है KOH प्लस H2, तो इसका संतुलित समीकरण होगा 2K प्लस 2H2O बनाता है 2KOH प्लस H2। अब D है N2 प्लस H2 बनाता है NH3, तो संतुलित समीकरण इसका होगा N2 प्लस 3H2 बनाता है 2NH3। यहाँ भी नाइट्रोजन 2 है, यहाँ भी नाइट्रोजन 2 है, और 3 दूना के 6 यहाँ भी हाइड्रोजन है, और यहाँ भी 3 दूना के 6, यानी कि यहाँ 3 है और 2 सभी के लिए है। तो ये 2 गुना 3 करेंगे तो 6 हाइड्रोजन यहाँ भी हो जाएगा। अब है निम्नलिखित यौगिकों का रासायनिक सूत्र लिखें। तो 22 है, ए है साधारण नमक, बी है बेंजीन, और सी है जल, और डी है बेकिंग सोडा। तो साधारण नमक का सूत्र होता है NaCl, और बेंजीन का होता है C6H6, और जल का होता है H2O, और बेकिंग सोडा का होता है NaHCO3। अब है 23 क्वेश्चन, मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं मानव नेत्र का नामांकित चित्र। ये जो श्वेत पटल,
रक्त पटल, दृष्टि पटल जिसे रेटिना कहते हैं, अंध बिंदु, दृष्टि द्विकिका और इसको कचाव द्रव कहते हैं। ये जो है कचाव द्रव्य है। जलीय द्रव जो नेत्र के लेंस के बाहर उपस्थित होता है और ये लेंस है। और कॉर्निया यहाँ है और आइरिस है, ताराकाय है, पश्चिमी पेशिये। अब है 24 क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष और दीर्घ दृष्टि दोष क्या है, इसके कारण बताइए तथा इसका उपचार कैसे किया जा सकता है। तो पहले निकट दृष्टि देखते हैं। निकट दृष्टि दोष क्या होता है। तो वैसे दृष्टि दोष जिसमें नज़दीक की वस्तु दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। और इसका क्या कारण है, अभिनेत्र लेंस की वक्रता अत्यधिक होना और दूसरा कारण है नेत्र गोलक का लंबा होना। और इसका उपचार क्या है यानी कि संशोधन क्या है, अवतल लेंस का उपयोग से इस दृष्टि दोष को दूर किया जा सकता है। चश्मा में अवतल लेंस का उपयोग करके इस दृष्टि दोष से मुक्ति पाया जा सकता है। अब है दूरदृष्टि दोष या जिसे दीर्घ दृष्टि दोष भी कहते हैं। तो वैसे दृष्टि दोष जिसमें दूर की वस्तु दिखाई देती है परंतु नज़दीक की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, उसे दीर्घ दृष्टि दोष कहते हैं। इसका कारण क्या है दोस्तों। तो पहला कारण है फोकस दूरी अधिक होना और दूसरा है नेत्र गोलक का छोटा होना। यहाँ गोल लिखा गया है, गोलक होगा, नेत्र गोलक का छोटा होना। और इसका संशोधन क्या है दोस्तों। तो इसका संशोधन है उत्तल लेंस का उपयोग करके संशोधित किया जा सकता है। तो चश्मा में उत्तल लेंस का उपयोग से इस दृष्टि दोष से मुक्ति पाया जा सकता है। अब है निम्नलिखित संरचनात्मक सूत्र लिखिए। संरचनात्मक सूत्र लिखना है मेथेन, प्रोपेन, एथेन, बेंजीन और क्लोरोब्यूटेन। तो मेथेन का सूत्र होता है CH4 और कार्बन के बाह्यतम कक्ष में उपस्थित होता है 4 इलेक्ट्रॉन और 4 इलेक्ट्रॉन से साझा करता है। तो हाइड्रोजन भी 4 है तो एक एक से साझा कर लेगा। तो इसका संरचनात्मक सूत्र इस प्रकार से बनेगा। और B है C3H8। तो C3H8 का इस प्रकार बनेगा। आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा और याद रखिएगा, जरूर इस परीक्षा में पूछेगा। और C है मेथेन। तो मेथेन का सूत्र होता है C2H6। C2H6 का इस प्रकार बनता है, ये एल्केन ग्रुप का सदस्य है। अब है बेंजीन, इसका रिंग जैसा सूत्र बनता है, इस प्रकार इसका संरचना सूत्र होगा। अब है क्लोरोब्यूटेन, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, C4H9Cl। इसका सूत्र होता है C4H9Cl, क्लोरोब्यूटेन। तो इसका क्लोरोब्यूटेन का इस प्रकार से बनेगा। अब है 26 क्वेश्चन, कॉपर को लाल भूरे चूर्ण को चित्रानुसार गर्म किया गया है। चित्र आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसको गर्म किया गया है कॉपर के चूर्ण को। तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है 1 का नाम लिखे। तो इसका आंसर हो जाएगा, पहला का नाम होगा कॉपर चूर्ण और दूसरा का नाम होगा चाइना डिश। और B पूछ रहा है इनमें होने वाली अभिक्रिया का नाम लिखिए। और C पूछ रहा है अभिक्रिया के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। और D पूछ रहा है उत्पादन की H2 गैस से अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। तो B में हो जाएगा उपचयन, इसमें उपचयन अभिक्रिया हो रहा है और इसका संतुलित समीकरण भी लिखना है। तो इसका संतुलित समीकरण होगा 2Cu + O2 बनाता है, इसको गर्म किया जाता है तो बनता है 2CuO। अब बोल रहा है कि 2Cu के साथ जो उत्पाद बना उसके साथ H2 गैस की अभिक्रिया कराने पर क्या बनता है। तो बनता है Cu + H2O, पुनः Cu बन जाता है, पुनः कॉपर बन जाता है जब H2 गैस से अभिक्रिया करा जाता है। तो H2O और Cu बनेगा। अब है ग्रुप B बायोलॉजी, जीव विज्ञान बायोलॉजी से। अब है दोस्तों 27 क्वेश्चन है, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। तो ये अमीबा में, B ईस्ट में, C प्लेज्मोडियम में और D है लेशमानिया में। तो मुकुलन क्या होता है। तो मुकुलम होता है जो वैसे जनन जिसमें उभार उत्पन्न होता है, जिसे मुकुल कहते हैं, उसी को वो टूट के गिर जाता है जिसको मुकुलन कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ये आपका पौधा है और ये जो परिपक्व हो गया तो इसमें एक निकलेगा मुकुल, इसको मुकुल कहते हैं। इसको उभार उत्पन्न इस हुआ, इसको मुकुल कहते हैं। तो और ये जब परिपक्व हो जाएगा यानी कि तैयार हो जाएगा तो नीचे ज़मीन पर गिर जाएगा और फिर नया पौधा बन जाएगा। तो इसको ये किस में होता है।
तो ए अमीबा में भी नहीं होता है, बी ईस्ट में होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ईस्ट में। अब है 28 क्वेश्चन, मानव हृदय में कितने आलिंद कितने निलय होते हैं? ए 2 आलिंद 2 निलय, बी 1 आलिंद 2 निलय, सी 2 आलिंद 1 निलय, डी 1 आलिंद 1 निलय। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 2 आलिंद 2 निलय। बाया आलिंद बाया निलय निलय और दाया आलिंद दाया निलय। अब है 29 क्वेश्चन, वृक्क की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? ए नेफ्रॉन, बी धमनियाँ, सी प्लेटलेट्स, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही है आंसर ऑप्शन नंबर ए नेफ्रॉन। अब है 33 क्वेश्चन दोस्तों, एक कण रक्त का थक्का बनने में सहायक है, जैसे कहीं भी कटा गया तो उसको रोकने में क्या सहायक है? ए प्लेटलेट्स या पट्टिकाणु, बी लाल रक्त, सी श्वेत रक्त का कण, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्लेटलेट्स या पट्टिकाणु। अब भाई 31 क्वेश्चन, किस वैज्ञानिक ने अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? किस वैज्ञानिकों को अनुवांशिका का पिता कहा जाता है? ए ग्रेगर जॉन मेंडल, और बी है हुगो डी ब्रिज, और सी है वान शारमार्क, और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए ग्रेगर जॉन मेंडल। मेंडल को अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है दोस्तों। अब है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो 33 क्वेश्चन है, अमाशय की जठर ग्रंथियाँ ... स्रावित करती है। तो अमाशय की जठर ग्रंथियाँ किसको स्रावित करती है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसे HCl कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और प्रोटीन, एक प्रोटीन और पेप्सिन तथा श्लेष्मा इसको जठर ग्रंथियां स्रावित करती है। अब है 33 क्वेश्चन, पादप में जाइलम ... के लिए उत्तरदायी है। पादप में जाइलम किसके लिए उत्तरदायी है? तब पादप में जाइलम उत्तरदायी है जल के वहन के लिए, जल का वहन। लिखिए यहाँ जल का वहन। अब है 34 क्वेश्चन, ऐसे पदार्थ को ... कहते हैं जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ऐसे पदार्थ को क्या कहते हैं जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होते हैं? तो इसको कहते हैं जैव निम्नीकरण। इसमें भर दीजिए जैव निम्नीकरण। जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं उसको जैव निम्नीकरण कहते हैं, और अजैव पदार्थ द्वारा जो अपघटित होते हैं उसको कहते हैं जैव अनमनीकरण। अब है 35 क्वेश्चन, परावैंगनिक किरणें के जीवधारियों पर पड़ने वाले किन्हीं 2 हानिकारक प्रभावों का उल्लेख करें। तो इसका सही आंसर होगा, तो इसका उत्तर है 2 नंबर का क्वेश्चन है 2, इसका लिख दीजिएगा तो हो जाएगा। तो उत्तर है त्वचा कैंसर उत्पन्न करती है, और दूसरा लिखिएगा त्वचा के सबसे ऊपरी परत को कमजोर करता है। अब है 36 क्वेश्चन, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन सी है और इसका उपोत्पाद क्या है? 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसका उत्तर है स्वपोषी पोषण के लिए सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल तथा जल आवश्यक है। इससे प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है, और प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप उपोत्पाद ऑक्सीजन है। तो उपोत्पाद किसे कहते हैं? उपोत्पाद जिसके फलस्वरूप नया पदार्थ बनता है, जैसे कि कार्बन प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप ऑक्सीजन बनता है, इसलिए इसे उपोत्पाद कहते हैं। अब है वायु ऑक्सी तथा अवायु अनॉक्सी श्वसन में क्या अंतर है? तो इसका उत्तर है वायवीय श्वसन वायु की उपस्थिति में होता है, और अवायवीय श्वसन वायु की अनुपस्थिति यहाँ भी लिख सकते हैं, या अभाव में भी लिख सकते हैं। अवायवीय श्वसन वायु के अनुपस्थिति में होता है। और दूसरा है इसमें अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, और इसमें कम ऊर्जा मुक्त होती है। 2 अंतर लिख दीजिएगा तो हो जाएगा दोस्तों। 2 नंबर का ही क्वेश्चन है। अब है 38 क्वेश्चन, हमारी पेशिये में अकड़न कैसे आती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हमारी पेशिये में अकड़न कैसे आती है? तो इसका उत्तर आप लोग इस प्रकार से लिखिएगा, कभी कभी जब हमारी पेशी कोशिकाओं में ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है तो पायरूवेट एक अन्य 3 कार्बन वाले अणु
के साथ लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। अचानक किसी क्रिया के होने से हमारी पेशियों में लैक्टिक अम्ल का निर्माण होना अकड़न का कारण होता है। इसका सटीक आंसर यही है दोस्तों। अब है रक्त क्या है, रक्त के कार्य लिखें। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, रक्त का कार्य क्या है इसका और रक्त क्या है। तो उत्तर है शरीर में संचरण करने वाला रक्त तरल पदार्थ है। शरीर में संचरण करने वाला तरल पदार्थ है जिसे रक्त कहते हैं। तो इसका कार्य है ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का वहन करना और दूसरा है पोषक तत्वों को सभी कोशिकाओं तक पहुंचाना। अब है 39 क्वेश्चन, जनन क्या है, अलैंगिक तथा लैंगिक जनन में अंतर लिखें। एकल जीवों में प्रजनन की विभिन्न विधियों का नाम लिखें। तो उत्तर है सभी जीव अपने समान दूसरे जीवों के जन्म देते हैं जिसे इस क्रिया को जनन कहते हैं। इसका अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में अंतर पूछा है। तो पहला है अलैंगिक जनन में एक जनक होते हैं और लैंगिक जनन में 2 जनक होते हैं। और दूसरा है इसमें जनकों के समान प्रतिकृति होता है और इसमें विभिन्नता उत्पन्न होती है। और दूसरा है यह एकल जीवों में होता है तथा कुछ पौधों में होता है। यह एकल जीवों तथा कुछ पौधों में होता है और यह जटिल जीवों में होता है। अब आगे पूछा है एकल जीवों में प्रजनन की विधि भी पूछा है। तो प्रजनन की विधि है एकल जीवों में विखंडन, खंडन, पुनरुत्थान और मुकुलन। अब है चित्र निरीक्षण करें तथा इस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर करें। उत्तर देना है। तो क्वेश्चन है चित्र क्या दर्शाता है। चित्र आप लोग देख सकते हैं अमीबा है, इस चित्र क्या दर्शाता है। और दूसरा है चित्र में प्रदर्शित घटना का विवरण प्रस्तुत करें और पुनरुत्थान का क्या अर्थ है, इसका उत्तर लिखना है। तो जो चित्र है वो द्विखंडन दर्शाता है, वह द्विखंडन हो रहा है अमीबा में। तो अब दूसरा क्वेश्चन है बी है जब अमीबा परिपक्व हो जाता है तो वह कोशिका विभाजन के फलस्वरूप 2 बराबर भागों में विभाजित हो जाता है और दोनों भाग एक नए जीव बन जाते हैं जिसे द्विखंडन कहते हैं। और सी पूछा है कि पुनरुत्थान क्या होता है। तो प्लेनेरिया जैसे जीवों को कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण कर देता है जिसे पुनरुत्थान कहते हैं।